हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था। उसके दो पार्ट्स थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बट फिर मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताना, पूरी तरह से बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैंने सोचा कि आपका कोई लॉस ना हो, इसलिए मैं एक लॉन्ग वीडियो इस पे बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अच्छे से जानेंगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखो, 10th क्लास में आप सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हो अपने पहले चैप्टर में, फिजिक्स में, जो कि लाइट वाला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, ध्यान से पढ़ना क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। और मेरा विश्वास करो, कोई भी सवाल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आएगा ना, चाहे थ्योरी वाला आए चाहे न्यूमेरिकल वाला आए, आपका वो सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। और यार देखो, वैसे मैं शुरुआत में कभी नहीं कहता कि अपना प्यार हमारे चैनल को दो, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ। देखो यार, कोई भी फीस नहीं लगती, कोई पैसे नहीं लगते, आजकल बिना पैसों के कोई काम नहीं होता, जैसा कि तुम जानते हो। लेकिन आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, केवल बस आपको यार सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मतलब थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी-अच्छी चीज़ें ला पाऊँ। इतनी बढ़िया चीज़ें लाना यार सिंपल नहीं होता, वीडियो बना रहे हैं आपके खातिर। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार ज़रूर दें, ठीक है? आपको वीडियो अच्छा लगेगा डेफ़िनेटली। मैं कभी पहले नहीं कहता आपने वीडियो में, और कभी नहीं कहता सब्सक्राइब करो, लेकिन आप लोग खुद से ये बात समझते ही नहीं हो, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा कंसीडर करो। तो यार शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सॉरी इतना टाइम आपका वेस्ट हुआ, बट चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। देखो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। देखो क्या होता है, आपको ये बात तो पता ही है कि जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में यानी एयर में, वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो वाटर के अंदर जब लाइट ट्रेवल करे, या मान लो ग्लास के अंदर लाइट ट्रेवल करे, या मान लो आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, उसमें डायमंड भी दे रखा है, डायमंड के अंदर जब लाइट ट्रेवल करे, यानी कि लाइट जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से तो कम ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो उसी चीज़ को बताने के लिए कि लाइट की स्पीड, जो लाइट की स्पीड है, वो उस मीडियम में कितनी कम हुई वैक्यूम के कंपैरिजन में। जैसे आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हो ना, वैसे अभी मैं रिलेटिव वेलोसिटीज़ की वीडियो डाल रहा था 11th क्लास में, जो टॉपिक है मोशन इन प्लेन में। तो उसमें भी मैं यही चीज़ बताता था कि आपको रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखनी है। इसमें भी वही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि जिस भी मीडियम में लाइट एंटर की है, उस मीडियम में क्या वेलोसिटी है लाइट की एयर के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई? यानी वैक्यूम जो है, वो एक ऐसे समझ सकते हो, उसके ही रेस्पेक्ट में हमें हर चीज़ देखनी है। मतलब वो एक रेफरेंस पॉइंट है, ऐसे समझ सकते हो। एक रेफरेंस पॉइंट जो कि सेट किया हुआ है। तो हर चीज़ हम लोग एयर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, है ना? कि भाई एयर के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है लाइट की किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में, उसको ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब जो एक फील वाली बात है, वो फील वाली बात यही है, इससे आप फील कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो लाइट जो है वो वाटर में एंटर करी, तो अभी मैं आगे बताऊंगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे आया, क्या इसका मतलब है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, या स्पीड ऑफ जो लाइट है वैक्यूम में, वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा है अगर हम उसे कंपेयर करें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से। अभी आगे बताएंगे, तब उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो पता ही है, ये चीज़ सबको याद होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब भी आपसे वो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, तो वो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम देगा। जैसे मान लो अगर उसे आपसे वाटर के बारे में पूछना है, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछना है, तो वो आपको लाइट की स्पीड वाटर में बताएगा, गिवन देगा आपको। देन आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का डिवाइड करोगे जितनी भी स्पीड होती है वाटर में लाइट की, उससे, तो आपको म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अब देखो इसकी नोटेशन पे बात कर लेते हैं। इसकी नोटेशन बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो 11th 12th वाले बच्चे तो जानते हैं क्योंकि वो पढ़ चुके होते हैं। 9th 10th वाले बच्चे थोड़े नए होते हैं, तो उन्हें इसकी नोटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो देखो यार ध्यान से, जैसे ये इसकी नोटेशन है म्यू, और राइट साइड लिखा हुआ है जी, और लेफ्ट साइड लिखा हुआ है ए। देखो जी का मतलब यहाँ पे है ग्लास। ग्लास भी एक तरह का मीडियम होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सब मीडियम होते हैं, वाटर, ग्लास, डायमंड, टर्पेंटाइन, ये सब, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये म्यू राइट साइड जी लिखा है, लेफ्ट साइड ए लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। जो चीज़ राइट साइड लिखी होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना पड़ता है, या
उसका मतलब हमें चाहिए होता है, ठीक है। और जो चीज़ लेफ्ट साइड लिखी होती है उसके रेस्पेक्ट में वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। जैसे म्यू जी लिखा है राइट साइड, ए लिखा है लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जिस चीज़ के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, ठीक है। और जिसका निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको राइट साइड लिखते हैं, दैट इज ग्लास। तो इसका नोटेशन का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये चीज़ होती है, मतलब ये एक रिलेटिव चीज़ होती है, ऐसे समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव चीज़ है जो कि हर एक मीडियम को एयर से रिलेट करती है, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम में, उसे एयर में जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है उससे रिलेट करती है, समझ रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई एक्चुअल चीज़ नहीं होती है कि जैसे हम कोई एक्चुअल चीज़ की बात करें। अब जैसे समझो, अभी चलो आगे बताएंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है, द नोटेशन डिनोट्स, वही मैंने लिख रखा है कि नोटेशन आपको ये बता रही है जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, केवल केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी है, क्योंकि भाई देखो दोनों चीज़ें रेशियो हैं और दोनों ही चीज़ें तुम्हारी क्या है, वेलोसिटीज़ है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखोगे तो दोनों की दोनों स्पीड हैं, एक में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एक में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड है, ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी आपके पास। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होता है वो 1.5 होता है, सॉरी मैं वाटर का बोल रहा था स्टार्टिंग में, ग्लास का 1.5 होता है, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास का 1.5 है, इसका मतलब क्या है ये समझो। अगर एक लाइन आपको लिख के दे दी जाए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इस लाइन का मतलब क्या है। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो ये 1.5 आया कैसे, देन मैं इस लाइन का मतलब आपको बताऊंगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 कैसे आया, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर दिखाया वही फॉर्मूला हमने लगाया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होगी वो आपको गिवन होगी पेपर में, ये आपको याद नहीं करनी। ऐसी बहुत से मीडियम है, करोड़ों मीडियम है, तो सब में थोड़े ना आप स्पीड ऑफ लाइट याद करोगे कितनी होती, तो ये चीज़ आपको गिवन होगी। दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे देन आपको 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। कैलकुलेट करो, कॉपी पेन उठाओ, देखो 1.5 आंसर आएगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लास में स्पीड लाइट की 1.5 है ना भैया। इसका मतलब कई लोग ये समझते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास में, ना। 1.5 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब है कि जो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है वो 1.5 टाइम्स कम है जितनी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है उससे। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स है वैक्यूम में ग्लास के कंपैरिजन में। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एक्चुअल चीज़ नहीं बताता, ये एक रिलेटिव चीज़ है जो कि हर चीज़ को एयर के रेस्पेक्ट में, यानी एयर में कितनी वेलोसिटी है, स्पीड है लाइट की, उसके रेस्पेक्ट में हर चीज़ को डिफाइन करता है, हर चीज़ को बताता है। ये एक रिलेटिव चीज़ है। जैसे ऐसे समझो कि कोई आदमी है 5 फुट 10 इंच का, ठीक है, जो कि एक अच्छी खासी हाइट होती है, और कोई आदमी है 6 फुट का, तो हम क्या कहेंगे कि भैया 5 फुट 10 वाले की हाइट कम है, लेकिन उसकी एक्चुअली में कम थोड़ा ना है भाई। 5 फुट 10 वाला हाइट वाला भी तो अच्छा खासा आदमी है ना। 5 फीट 10 इंचज हाइट भाई एक अच्छी खासी हाइट होती है। लेकिन अगर उसके बगल में हम कोई 6 फुट वाला आदमी खड़ा कर दें और हम कहें दोनों में से किसकी हाइट ज़्यादा है या किसकी कम है, तो हम कहेंगे भैया 5 फुट 10 वाले की हाइट कम है। तो भाई 5 फुट 10 वाले की हाइट कम है, बिल्कुल बात ठीक है। जैसे आप नेमिंग भी कर लो इन पर्सन की, जैसे मान लो जो एक कोई पर्सन ए है उसकी हाइट 6 फुट है, कोई पर्सन बी है उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, ठीक है। तो हमने कहा किसकी हाइट कम है, तो आप कहोगे बी की हाइट कम है। बिल्कुल बात ठीक है, बी की हाइट कम है क्योंकि ए की हाइट 6 फुट है। लेकिन वैसे बी की हाइट थोड़ा ना कम है, वैसे तो उसकी भी अच्छी खासी है, लेकिन 6 फुट वाले के कंपैरिजन में, ठीक है ना, अगर हम 6 फुट वाले से उसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसकी हाइट कम है। इसी तरह से ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप किस तरह से समझ सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरेटिबल चीज़ है, मतलब एक रिलेटिव बोल सकते हो कि उसके रेस्पेक्ट में, बात समझ रहे हो। तो एक लाइन आपको ये समझ में आ गई, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत से लोग होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन रट लेते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, सवाल भी सही कर देते हैं, लेकिन यार अंदर से एक फील नहीं आता। सोचो ये सब चीज़ें बनाई केवल इसलिए नहीं जाती कि आप डेफिनेशन याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, एक फील के लिए बनाई जाती है कि चीज़ों को समझो तो कि असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज़। तो बात समझ में आई। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इट मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ एयर इज 1.5 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ एयर इन ग्लास, लाइट इन ग्लास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 का मतलब क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है।
यही चीज़ हर एक मीडियम पे एप्लीकेबल होती है। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उन उसका हम रिलेशन पढ़ लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे टर्म्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। जो आप अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस में आई थिंक वेवलेंथ तक ही चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आप 11th 12th के हो तो क्रिटिकल एंगल वगैरह भी, इनका रिलेशन जानना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के भी और वेवलेंथ के भी। बात को ध्यान से समझना, वेलोसिटी और वेवलेंथ बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। बात समझ में आ गई? अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्रिटिकल एंगल के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो भाई इसका मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर क्रिटिकल एंगल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब क्या कहते हैं कि हम वेवलेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ड्यू टू सम इंटरप्शंस मुझे वीडियो ऊपर से ऐड करना पड़ा, खैर कोई बात नहीं, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिया है। तो हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के भी, वेवलेंथ के भी, ठीक है, क्रिटिकल एंगल के भी। ये चीज़ मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं 1 नंबर के और गलत हो जाते हैं अगर ये चीज़ पता ना हो तो, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। अब देखो आपको पता है अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट हो कि रेड लाइट में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए रेड लाइट के ही, मतलब रेड कलर के ही आपके डेंजर सिग्नल्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि फॉग में, मिस्ट वगैरह में ये आपको काफ़ी दूर से दिख जाए, ठीक है। और क्या होता है कि जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड लाइट में मिनिमम होगा और वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वायलेट लाइट में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई? इसी तरह अगर क्रिटिकल एंगल की बात करें तो क्रिटिकल एंगल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो क्या होगा क्रिटिकल एंगल, ये 11th 12th वाले बच्चों के लिए है कि क्रिटिकल एंगल जो है रेड लाइट में वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का इन्वर्स रिलेशन है। तो क्रिटिकल एंगल रेड लाइट में मैक्सिमम होगा और वॉयलेट लाइट में मिनिमम होगा। मैंने यहाँ लिखा नहीं, ऊपर से बता दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, रेड लाइट जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है और जो ब्लू लाइट है वो स्लोएस्ट ट्रेवल करती है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी इसका भी सवाल आता है, वो पूछते हैं कौन सी लाइट विवग्योर में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, तो रेड लाइट, और कौन सी स्लोएस्ट, तो ब्लू लाइट, ठीक है। तो ये भाई ये कॉन्सेप्ट था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन थे, डेफिनेशन थी, फॉर्मूला था, और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फील था कि ये रिलेटिव चीज़ है, कोई एक्चुअल चीज़ नहीं है। बात समझ में आई? तो भाई जैसा मैंने स्टार्टिंग में कुछ कहा था वीडियो बनाने से पहले कि प्लीज़ यार, कोई फीस नहीं लगती, कोई चार्ज नहीं लगता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँ, ठीक है। आपका तो फ़ायदा ही है ना, आप ये सोचो, आप सब्सक्राइब करोगे तो यार मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। ऐसे बहुत से चैनल्स होंगे जिन्हें आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, जो आपके मतलब के भी नहीं होंगे। खुद से सोचो एक बार, शांत अकेले बैठा करो और खुद से सोचा करो कि बहुत से चैनल्स ऐसे होंगे जिनसे आपको मतलब नहीं होगा, बट आपने उन्हें सब्सक्राइब कर रखा होगा, जो आपके फ्यूचर बनाने में आपका साथ नहीं दे रहे होंगे। बहुत से ऐसे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, जो अच्छे अच्छे चैनल्स होंगे आपने उन्हें सब्सक्राइब कर रखा होगा, जो जिनसे आप पढ़ते होगे, और भी ऐसे चैनल्स होंगे। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे भी होंगे जो बेमतलब के होंगे, जिनसे आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कुछ गेमिंग वाले चैनल, कुछ फिल्म्स सॉन्ग्स वगैरह वाले चैनल, ठीक है, कुछ व्लॉग्स ऐसे ही उल्टे सीधे व्लॉग्स वाले चैनल, ठीक है, जिनसे आपका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होगा, जो बस आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे होंगे, उन्हें आप सब्सक्राइब करे हुए हो। और जिससे आपको नॉलेज मिल रही है, जिससे आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हो, उस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करे हो और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। खुद से सोचो, कोई चार्ज तो है नहीं, कोई मनी नहीं है, केवल आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। और पढ़ते रहो भाई, मेरी यही कामना है। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, पढ़ो लिखो, अच्छे बच्चे बनो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, बढ़िया नंबर लाओ, और आपका पूरा साथ देंगे। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस ज़रूर बनाएंगे, बस आप भी अपना साथ ज़रूर दें। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और वीडियो को प्यार ज़रूर दें।